तो लिविंग वर्ल्ड है टॉपिक, ये थर्ड चैप्टर हमारा प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम, ठीक है। इसके बाद से फिफ्थ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सिक्स्थ है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर चैप्टर नंबर 7 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में, टिश्यू पढ़ना है, ठीक है, एनिमल्स में ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में। फिर नेक्स्ट है आपका चैप्टर 11 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और मैं बात करूं तो दो चैप्टर और है, 12 है मिनरल न्यूट्रिशन एंड 15 जो चैप्टर है पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये टोटल आप चैप्टर गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले टोटल कितने चैप्टर्स थे? 22 चैप्टर्स आपके थे, ठीक है। आप देखो इन 22 चैप्टर्स में से 8 चैप्टर जिसके सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, ठीक है, साथ ही साथ ये 8 22 में से 8 ये आपका रिमेनिंग 14 जो चैप्टर्स है ये कंप्लीट है। तो 14 जो चैप्टर है उनको कंप्लीटली पढ़ना है, उसमें कोई सिलेबस में रिडक्शन नहीं हुआ है। बचा 8 चैप्टर, इनका सिलेबस रिड्यूस किया गया है और रिड्यूस सिलेबस में से टॉपिक छाटे गए हैं, कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं जो इन 8 चैप्टर्स में पढ़ना है। वो भी मैं कल परसों तक मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, बुक में आपके एनसीईआरटी में टिक लगा दूंगा या फिर इसको आपको फोटो खींच के भेज दूंगा अपने बुक का कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर हम नीट पर्सपेक्टिव से बात करें, ध्यान से सुनिएगा, नीट में 11th का सिलेबस आता है, 12th का सिलेबस आता है। नीट आप दोगे कब? तो ये कंबाइंड आप दोगे 2022 में, ठीक है। आप नीट दोगे, 12th अपीयर करोगे 22 में, 21 में आप 11th अपीयर करोगे, 22 में आप 12th अपीयर करोगे, साथ ही साथ ये दोगे। तो दोनों पे अगर मान लो, क्योंकि अगले साल अब ये समझो ये 11th का पार्ट, तो 11th का पार्ट आप 2020 से 21 में पढ़ोगे एंड 2021 से 22 में पढ़ोगे 12th वाला पार्ट। तो 11th के पार्ट में कोविड का इफेक्ट है, ठीक है, ये इफेक्ट 11th वाले पार्ट में कर रहा है। आप अगले साल दोगे तो 12th का 16 चैप्टर जो है आपके लिए रहेगा ही, उनमें कोई रिडक्शन नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, आप अपीयर कर रहे हो 2022 के नीट को, तो उसमें 12th का सिलेबस आपको पूरा आएगा। 11th का सिलेबस उस नीट में 2022 में कौन कौन सा आएगा? 14 चैप्टर कंप्लीट आएंगे एंड 8 चैप्टर में जो रिड्यूस पोर्शन है खाली वो नहीं आएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, आप नीट देने जाओगे तो 12th का, क्योंकि अगले साल कोविड का इफेक्ट रहेगा, अगर नहीं रहता है तो पूरा सिलेबस रहेगा, ठीक है। दूसरा 11th का कौन सा सिलेबस रहेगा? तो 14 चैप्टर आपके कंप्लीट रहेंगे, 8 चैप्टर में जो रिड्यूस पोर्शन है खाली वही नहीं रहेगा आपके नीट के भी सिलेबस में। जिस तरह इस साल कोई 2021 में दे रहा है, अगले साल देगा, जैसे 12th में जो लड़के हैं, 12th में जो आपके सीनियर्स है, वो एक्चुअली उनमें इस साल जो 12th का पोर्शन रिड्यूस हुआ है वो इस साल नीट में नहीं आएगा। पिछले साल जो 11th का वो पूरा पढ़ लिए वो तो आएगा ही ना, ठीक है। तो आप समझो, आप अपने पर्सपेक्टिव से देखो कि 2022 में आपका इफेक्ट कौन किया है? 2020 से 21 के 11th का सिलेबस अफेक्टेड है, 12th का अफेक्टेड नहीं है, तो 11th का पोर्शन आपका रिड्यूस हुआ है। ये क्लियर है? ये सिलेबस को लेके यही चीजें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में भी लागू होती हैं। 11th का सिलेबस जो रिड्यूस है वो नीट में 2022 में नहीं आएगा, सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा पूरा, ठीक है। 11th में से जो रिड्यूस पोर्शन है वो नहीं आता है या नहीं आएगा। अब हम अपने टॉपिक की बात करें, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल डिवीजन की या सेल साइकिल की। चैप्टर की मैं बात करूं तो चैप्टर है आपका सेल साइकिल एंड डिवीजन। चैप्टर नेम इज सेल साइकिल एंड डिवीजन। दोनों को हम लोग पढ़ेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीजन क्या होता है। सबसे पहले एक बेसिक आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये देखेंगे कि बेसिक इंट्रो क्या है, सेल डिवीजन क्यों हो रहा है, क्या उसका कारण है,
और इस चीज को कौन बताया था। दूसरा चीज इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सेल डिवीजन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हमको पढ़ना है, नॉर्मली दो ही तरह के होते हैं जिसे हम माइटोसिस एंड मियोसिस कहते हैं। लेकिन एक और तरह का सेल डिवीजन हमको देखने को मिलता है जिसमें कंडेंसेशन के बिना, यानी कि क्रोमोसोम्स हम लोग पढ़ लिए, क्रोमोसोम्स कब बनते हैं, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है तब बनता है। तो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के विदाउट ही क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, ठीक है। वो डिवीजन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बिना ही हो जा रहा है जिसे हम एमाइटोसिस कहते हैं। एमाइटोसिस बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे 12th में, तो वहां देखेंगे कि डिफरेंट मेम्ब्रेन्स बनते हैं एम्ब्रायो के आसपास या योग के आसपास, जिसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। जैसे कि हमारा एलेंटोइस हो गया, जैसे कोरियोनिक हो गया, कोरियन हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स में होता है। ये सब एमाइटोसिस से डिवाइड करते हैं। तो एमाइटोसिस काफी क्विक डिवीजन होता है, और एमाइटोसिस जनरली जो सेल डिवाइड होते हैं प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं, वो एमाइटोसिस से डिवाइड करते हैं विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो तीन तरह का सेल डिवीजन देखने को हमें मिलता है। अब बात करते हैं सेल डिवाइड क्यों हो रहा है। तो आज कुछ यही चीजों में देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे सेल साइकिल के फेजेस को, मेनली माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ना है, एमाइटोसिस के बारे में थोड़ा सा हमको जानना है बस, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि सबसे पहला जो है, सबसे पहले सेल डिवीजन को कौन बताया था, तो हम लोगों ने पढ़ा है रुडोल्फ वर्चाउ के बारे में, सेल लीनिएज थ्योरी में। रुडोल्फ वर्चाउ, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, तो एक्सप्लेन्ड सेल लीनिएज थ्योरी, सेल लीनिएज थियरी। सेल लीनिएज थ्योरी में क्या है भाई, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सेल जो है अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग को पढ़ा है, इस चीज को हम लोग टर्म क्या दिए थे, ओमनीसेलुला ई सेलुला, ओमनीसेलुला ई सेलुला, ठीक है। ये टर्म दिया गया था उनके द्वारा। तो इसी चीज को बेस मान के हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रैसबर्गर ने भी ये चीज बताया था कि उन्होंने सेल का तो नाम नहीं लिया था, उन्होंने ये बोला था स्ट्रैसबर्गर ने कि न्यूक्लियाई जो है या न्यूक्लियस जो है वो प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से ही क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। मतलब अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या होंगे, सॉरी प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से ही क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। तो इसी चीज को स्ट्रैसबर्गर ने कहा था। And Strasburger is the same scientist who discovered plasmodesmata. ठीक है, Strasburger stated that new nuclei arise from pre-existing nuclei, pre-existing nuclei। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है सेल हो या टिश्यू हो, काफी बेसिक होता है, बेसिक या फंडामेंटल टॉपिक्स हम लोग बोलते हैं। इसका हर चैप्टर में हमको कहते हैं यूटिलिटी होती है। इसीलिए कुछ चीजें आपको लगती होंगी कि आपके सिलेबस से बाहर का है या हायर लेवल का है, एक्चुअली नीट के पर्सपेक्टिव से आपका वो सारे आगे के चैप्टर्स में उसका काम पड़ेगा। जैसे मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम को बताया, तो वो अभी सेल में आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन उसका यूज हमको आपको नेक्स्ट क्लास जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ना है हमें। इसीलिए जो चीजें आ रही है मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं 2021 का, जो कि नीट का, ठीक है। तो नीट के सिलेबस में एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, गारंटेड आपका 70 क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। 65 to 70 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली कम फ्रॉम एनसीईआरटी, बट जो रेस्ट 20 क्वेश्चंस है जो आपके रैंक को डिसाइड करे, जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करे, रैंक में नहीं कर रहा हूं, सिलेक्शन को डिसाइड कर ले कि आप सेलेक्ट होगे कि नहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वो 20 क्वेश्चन आपके डिसाइड करते हैं। 20 में से 15 आपको बनाने होंगे। तो वो जब तक थोड़ा सा एडवांस आप नहीं पढ़ोगे, आपसे क्वेश्चन, वो ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते हैं। देखिए, तो अब बात कर रहे हैं हम सेल डिवीजन की।
इन लोगों के द्वारा सेल डिवीजन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो इसमें भी कुछ कुछ चीजें आएंगी जो थोड़ा आपको लगेगा कि हार्ड है, तो वो चीजें आपको अभी क्लैरिफाई कर लेना है, क्लास में ही कर लेना है, या डीएसएस हम करते हैं तो उसी समय कर लेना है आपको, ठीक है। देखिए सेल डिवीजन की बात आ रही है तो सेल डिवीजन एक्चुअली 3 टाइप का होता है, ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से वो 3 टाइप होंगे? तो ये टाइप सबसे पहला है माइटोसिस, जो हमको पढ़ना है, जो कि नॉर्मली यही होता है, माइटोसिस ही होता है। अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स में, मतलब जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के उनमें सब में क्या होता है? माइटोसिस होता है। मियोसिस की मैं बात करूं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं, या हम कह सकते हैं ये गोनैड्स में होते हैं। गोनैड्स कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, गोनैड्स हम लोग कहते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं मेल गोनैड की, मेल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं एंड फीमेल को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। मेल गोनैड की बात करूं तो मेल गोनैड क्या है हमारा? टेस्टिस, एंड फीमेल गोनैड क्या है? ओवी। तो इनमें क्या होता है? मियोसिस होता है, ताकि गैमीट्स में, हम बात कर रहे हैं गैमीट्स में क्या हो? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, क्योंकि गैमीट को आप देखोगे कि चाहे स्पर्म हो, चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो, दोनों में एक ही सेट क्रोमोसोम का होता है, क्योंकि इन दोनों को फ्यूज करके डिप्लॉयड सेट बनाना है जाइगोट को। अगर ये रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा तो ये 2n फ्यूज करके क्या बन जाएगा? 4n का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि क्या होता है? एबनॉर्मल होता है, ठीक है। इसीलिए जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स मेल के केस में क्या हो गया? स्पर्म हो गए, तो स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 23 क्रोमोसोम होते हैं। इनमें भी क्या है? ओवम में 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। लास्टली मैंने क्या बताया? एमाइटोसिस, ठीक है, एमाइटोसिस। स्पिंडल का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। स्पिंडल फाइबर मैंने बताया था माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स बेसिकली फॉर्म करते हैं सेल डिवीजन के दौरान। कौन फॉर्म कराता है? तो एनिमल में सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम फॉर्म कराते हैं। तो बेसिकली 3 तरह का डिवीजन हो गया सेल डिवीजन का टाइप, ठीक है, माइटोसिस, मियोसिस एंड एमाइटोसिस। हमको मेनली पढ़ना है माइटोसिस के बारे में, क्योंकि ज्यादा मियोसिस भी पढ़ना है ऐसा नहीं है। माइटोसिस हमको कॉमन पढ़ना है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सेल्स में क्या होता है? माइटोसिस ही होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे माइटोसिस को, ठीक है, यहां तक समझ में आया? देखिए नेक्स्ट है माइटोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइटोसिस। माइटोसिस की मैं बात करूं तो माइटोसिस एक्चुअली में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फ्लेमिंग था। इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था टर्म माइटोसिस को, लेकिन जो डिटेल स्टडी है दैट वाज कैरीड अबाउट बाय कहते हैं साइंटिस्ट थे जिनका नाम स्नाइडेरिया था, ठीक है, स्नाइडेरिया ने या स्नाइडर ने, उनका नाम स्नाइडर था। तो अगर मैं टर्म की बात करूं, टर्म की बात करूं तो इसको प्रपोज किया था फ्लेमिंग ने, लेकिन डिटेल स्टडी जो किया गया था, डिटेल्ड स्टडी ये किया गया था स्नाइडर के द्वारा। स्नाइडर एक और चीज भी बताए थे, हमारे नेजल पैसेज में एक मेम्ब्रेन होता है जो कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, जो कि हमको सूंघने में मदद करते हैं, जो ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब से कनेक्टेड होते हैं, जो ऑल्फैक्शन यानी कि स्मेल में हेल्प करते हैं। स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन उसे हम कहते हैं। तो उसको भी स्नाइडर ने ही डिस्कवर किया था, जिसके उन्हीं के नाम पे ये मेम्ब्रेन को रखा गया है, ठीक है। माइटोसिस है क्या? क्लियर नहीं दे रहा? बाकी लोगों को क्या क्लियर दे रहा है? यस सर। अच्छा, तो देखिए आप अर्चिता आप कीजिए, फिर से लीव करके फिर से साइन इन कीजिए, तो ठीक है, ट्राई कीजिए तो ये चीज शायद हो जाए। देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि एक्चुअल में माइटोसिस हम किसे कहते हैं। तो माइटोसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स। अब सिमिलर सेल का मतलब क्या है?
मतलब सिमिलर जेनेटिक मेकअप वाले, जेनेटिक मेकअप वाले। अब जेनेटिक मेकअप का मतलब क्या होगा? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन इसे कहते हैं माइटोसिस को हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है माइटोसिस होता क्यों है। ठीक है, इसमें दो थ्योरी दिया गया। एक थ्योरी था कर्न प्लाज्म थ्योरी, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दिया था। अब मान लो माइटोसिस पूछा जा रहा है कि हाँ है क्या, इक्वेशनल डिवीजन चलिए हम कहते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि हाँ क्यों हो रहा है माइटोसिस या कोई भी सेल डिवाइड क्यों करता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कोई भी सेल जो है वो डिवाइड क्यों करता है। तो हम बात कर रहे हैं कॉज ऑफ माइटोसिस की। नोट्स में भेज दूंगा, आप लिख लेना उससे। ठीक है, क्लास के बाद नोट्स में भेज दूंगा, आप लिख लेना उससे। अभी समझने पे ध्यान दो। कॉज ऑफ माइटोसिस की मैं बात कर रहा हूं, तो एक थ्योरी है जिसे हम कर्ण प्लाज्म थ्योरी कहते हैं। कर्ण प्लाज्म थ्योरी, ये क्या कहता है? कर्ण प्लाज्म थ्योरी, तो कर्ण प्लाज्म थ्योरी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हर्टविग था, इन्होंने प्रपोज किया था इस थ्योरी के बारे में। अब ये थ्योरी है क्या एक्चुअली? तो इस थ्योरी के हिसाब से एक्चुअल में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस होता है जिसके कारण सेल डिवाइड कर जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स किसी भी सेल का क्या होता है। तो किसी भी सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। या इसको मोर एक्यूरेटली हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, दिस इज नोन एज कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसको हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो KI is equal to volume of nucleus Vn minus Vc, वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अगर हमको टोटल वॉल्यूम सेल का पता है, उसमें से हम न्यूक्लियस के वॉल्यूम को हटा देंगे तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम बचेगा वही क्या है? साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बचेगा। क्यों? आप देखो क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस और सेल के बीच का डिफरेंस ही ना है साइटोप्लाज्म, उसी रीजन में प्रेजेंट होता है। तो देखो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स स्मॉल न्यूक्लियस का, सॉरी स्मॉल सेल का हाई होता है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है स्मॉल सेल का हाई होता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है? कम है। मान लो समझो एग्जांपल, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इस चीज को समझो पहले। देखो मान लो ये सेल है, ठीक है, इसका कैरियोप्लाज्मिक मान लो हम इमेजिनरी मान के चल रहे हैं कि इसका जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम था वो दो यूनिट था कुछ भी। ठीक है, 2 यूनिट था, और साइटोप्लाज्म का है मान लो 10 यूनिट है। ठीक है, समझो इस चीज को कि उस सेल का 2 यूनिट था और 10 यूनिट था। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं बोल रहा हूं सेल डिवाइड क्यों करता है, तो कर्ण प्लाज्म थ्योरी जो कि हर्टविग ने दिया था, इनके हिसाब से कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में डिस्टरबेंस होता है। हम पता कर रहे हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में कैसे डिस्टरबेंस होता है, वो क्या कर रहा है। सबसे पहले हम पता करेंगे कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम बाय साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम हमको कैसे
पता चलेगा। न्यूक्लियस का वॉल्यूम हो गया। साइटोप्लाज्म का कैसे हम निकाल सकते हैं? सेल के वॉल्यूम में से न्यूक्लियस के वॉल्यूम को हम घटा दे रहे हैं तो साइटोप्लाज्म का वैल्यू वॉल्यूम है वो। हम एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि मान लो न्यूक्लियोप्लाज्म ये सेल है, इसका न्यूक्लियोप्लाज्म का वैल्यू या न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है 2 यूनिट होगा, 2 ml 2 माइक्रो ml कुछ भी समझना, ठीक है। फिर ये क्या हो गया? 10 यूनिट है इसके साइटोप्लाज्म का। अगर मान लो ये सेल क्या है, बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस तो उसका उतना ही बड़ा है, मान लो ये बड़ा हो गया, इसका वैल्यू कितना है? तो इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा? काटेंगे तो 1/5 आएगा आएगा। अब मान लो ये बढ़ के ये इसका 2 यूनिट ही रह जाता है न्यूक्लियस का वॉल्यूम, एंड इसके साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम जो है 16 यूनिट हो जाता है। अब डिवाइड करेंगे तो 2/16 = 1/8, तो उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। समझ में आया? 1/8 हो गया, वैसे भी सही है। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीज हुआ, मतलब हम कह रहे हैं कि जो छोटे सेल होते हैं उनके कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बड़े सेल। जैसे ही सेल बड़ा होगा उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, और उसी को बैलेंस रखने के लिए वो क्या हो जाता है? डिवाइड कर जाता है। ये थ्योरी क्या था? क्वांटम थ्योरी था, जिसको हर्टविग ने दिया था। समझ में आया कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हमें किसको कह रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। एंड ये क्या है भाई? तो ये कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेल जैसे ही बढ़ता है, सेल बढ़ेगा, न्यूट्रिशन लेगा, तो उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ने वाला है, उसका न्यूक्लियस वैसा का वैसा ही अभी है। तो देखो कि न्यूक्लियस जो एफिशिएंटली उस पार्ट को कंट्रोल कर रहा था, तो उसके कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में डिस्टरबेंस होने के कारण, जो कि सेल बढ़ता है तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? डिक्रीज होता है। याद रखना है, सेल का साइज बढ़ेगा तो Ki का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। जितना भी होगा उससे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और उसी चीज को मेंटेन करने के लिए क्या हो जाता है? सेल डिवाइड कर जाता है। इतना समझ में आ गया सारे लोग? ठीक है, चलिए नेक्स्ट थियरी क्या है? वॉल्यूम सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कॉज है माइटोसिस का, ये थियरी समझ में आ गया सारे लोगों को? नेक्स्ट कॉज है हमको पढ़ना है। नेक्स्ट कॉज की मैं बात करूं तो नेक्स्ट है सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सरफेस वॉल्यूम रेशियो ये क्या है? ये क्या थियरी, या हम कह सकते हैं कि एक हम गैस है या फिर कोई भी हाइपोथेसिस है, समझो एक तरीके से। ठीक है, सॉरी। इसका मतलब क्या होता है कि सरफेस वॉल्यूम जो रेशियो है ये सेल डिवीजन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है समझना इस चीज को। सेल अपने जितने भी फंक्शंस हैं इसके लिए सब्सटेंसेस का इनटेक करता है, और वो इनटेक वो कहां से करेगा? सब्सटेंसेस वो कहां से उठाएगा? सरफेस पे जो प्रेजेंट है उसके उसी सब्सटेंसेस को ना वो अंदर लेगा। तो जो सरफेस पे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उसी को वो यूटिलाइज करता है और सरवाइव करता है। अब मान लो ये सेल क्या है? बड़ा हो गया, तो इस सेल को जितने सब्सटेंसेस की जरूरत थी उस सब्सटेंसेस के इनटेक के लिए जो सरफेस एरिया है पर वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूं, दिख तो रहा है कि सरफेस बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम की तुलना में क्या है? सरफेस क्या हो जाता है? सरफेस वॉल्यूम जो रेशियो है वो डिक्रीज कर जाता है। छोटे सेल का क्या होता है? छोटे किसी भी चीज का ना, कोई भी छोटा चीज होता है उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम के रेशियो में क्या होता है? ज्यादा होता है। समझना है चीज को। इसी चीज को हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। एक रूल होता है, एलेन्स रूल कहते हैं। एलेन्स रूल, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट वाले ने नहीं दिया। एलन से एक साइंटिस्ट का नाम एलन था, उन्होंने ही दिया था एलेन्स रूल के बारे में। एलेन्स रूल क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो छोटे साइज के होते हैं ना वो पोलर हैबिटेट में नहीं पाए जाते हैं। पोलर कह रहे हैं हम लोग जो ठंडे जगह, एक्सट्रीम मान लो अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका में तुम देखोगे या ठंडे जगह में देखोगे ना तो सेम ऑर्गेनिज्म का, जैसे बिल्ली हम बात करें या लेपर्ड, समझना लेपर्ड, हमारे यहाँ जो एक ग्रासलैंड में लेपर्ड पाया जा रहा है वो, और एक स्नो लेपर्ड है, दोनों के साइज में अंतर हो जाता है। जो स्नो लेपर्ड होता है काफी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि छोटा ऑर्गेनिज्म होगा ना तो उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? ज्यादा होता है।
और आप जानते हो कि हीट का रिलीज क्या है या हीट का लॉस, इवापोरेशन जो आप जानते हो, हीट का लॉस क्या है, सरफेस पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना तेजी से क्या होगा, हीट क्या होगा, रिड्यूस होगा। और यही कारण है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को, कोई भी जानवर को देखना, जब उसको ठंड लगता है तो वो कर्ल कर जाता है। तो कर्ल करने का कारण क्या है, वो अपने सरफेस एरिया को कम कर ले रहा है, जिसके कारण हीट का जो रिलीज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे भी वही चीज कह रहा हूं मैं कि सरफेस वॉल्यूम रेशियो कहने का मतलब क्या है, अगर साइज बड़ा होगा तो उसका सरफेस एरिया क्या है, कम हो जाएगा। अब उसको, उस सेल को अपने सर्वाइवल के लिए सब्सटेंसेस जो चाहिए वो कहां से ले रहा है, सरफेस एरिया से ले रहा है। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है जब सेल क्या होता है, बड़ा होता है। इसी चीज को फिर वापस अपने फंक्शन को एफिशिएंटली कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है एंड सेल अल्टीमेटली क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। तो दूसरा कारण क्या है हमारा, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सिंपल सा चीज है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सेल जैसे बड़ा होता है इसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और न्यूक्लियस अपने सेल के सारे फंक्शन को एफिशिएंटली कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके वजह से न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है एंड सेल अल्टीमेटली डिवाइड हो जाता है। यही चीज है हमारा सरफेस वॉल्यूम रेशियो। समझ में आया? ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब देखिए आप, नेक्स्ट हमें पढ़ना है सेल साइकिल के बारे में। ये तो सेल डिवीजन था, अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस में ही मेरी हमको सेल साइकिल पढ़ना है। मतलब जनरल टर्म हम जब भी सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं हम माइटोसिस ही ले रहे हैं, क्योंकि मियोसिस तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल की, हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल है क्या, तो जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, जितने भी सीक्वेंसेस हो रहे होते हैं, तो सेल डिवीजन में ऐसा नहीं है कि सेल डिवाइड कर जाता है स्पॉन्टेनियसली, ऐसे ही डिवाइड कर जाता है। समझना इस चीज को, जैसे मैं एग्जांपल भी मैंने दिया था कि अगर हम ह्यूमन चिक सेल की बात करें, ह्यूमन अपने गाल के सेल की बात करें, चीक सेल, तो वो हर 24 घंटे में डिवाइड होते हैं। 24 घंटे में से मैंने बताया था, इंटरफेज जब बताया था तो बताया था कि 23 घंटा तक सिर्फ वो डिवीजन का प्रिपरेशन करता है और लास्ट 1 घंटे में वो क्या हो जाता है, डिवाइड कर जाता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, जो पूरा जो सीक्वेंशियल चेंजेस है, इसके इसके बीच क्या होगा, बहुत सारे प्रोटीन्स का जो की जरूरत है सेल डिवीजन में, उसका सिंथेसिस वो करेगा, क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, ईस्ट जो है 90 मिनट में डिवाइड करता है, बिल्कुल सही। तो ये सारा चीज क्या है कि आप देखोगे कि यही चीज क्या है, सेल साइकिल है। सेल साइकिल में कह रहे हैं सेल डिवीजन लास्ट का फेज हो गया, तो हम कह सकते हैं सेल साइकिल का एक फेज है सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवाइड लास्टली ना कर रहा है, पहले तो वो क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। नॉर्मली क्या है, प्रिपरेशन कर रहा है, सेल में क्रोमोसोम्स के नंबर को डुप्लीकेट कर रहा है, क्रोमोसोम्स का अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, उनका अमाउंट बढ़ जा रहा है। ठीक है, नेटवर्क खराब है अर्चिता, आप एयरटेल नहीं यूज कर रहे हो क्या? जिनका भी नेटवर्क का इशू है आप एयरटेल पे स्विच हो क्यों इमीडिएटली, क्योंकि आपका क्लास एयरटेल ही है, तब क्यों इशू आ रही है? आप देख लो आपके रीजन में कौन सा नेटवर्क सही आता है, रीजन टू रीजन वेरी करता है, सारे लोगों को कह रहा हूं, क्योंकि अभी क्लास कब तक ऑनलाइन चलेगा कोई ठीक नहीं है। तो आप देख लो कि नेटवर्क इशू के कारण डेली आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जिनका भी नेटवर्क इशू है वो अपने अपने रीजन में देख ले, आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सा नेटवर्क किस कंपनी का सही चलता है। तो अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूं तो ये क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। ठीक है, इसको अगर मैं डिफाइन करूंगा तो कैसे कर सकता हूं, लिखता हूं कि ये क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। सीक्वेंस है, इसमें क्या क्या हो रहा है, तो सेल डुप्लीकेट हो रहा है, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है। जीनोम हम किसे कहते हैं, मैंने बताया था हाफ क्रोमोसोम को, हाफ सेट या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को। ठीक है, ठीक है, ये चीज हो रही है। अब देखो
कि मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूं, ये सेल साइकिल है, सेल साइकिल का एक पार्ट है सेल डिवीजन, ठीक है, समझना है इस चीज को। इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स by which a cell duplicates its genome, by which a cell duplicates its genome, synthesizes other constituents of the cell, synthesizes other constituents of the cell and eventually divide into two daughter cells eventually divide into two daughter cells। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। मतलब समझो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ऐसा नहीं कि एक ही इवेंट हो रहा है, पहले सेल मैच्योर कर रहा है, बड़ा हो रहा है, फिर उसके जीनोम यानी कि हम कह रहे हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, फिर वो अदर कंस्टिट्यूएंट बनाता है जो कि सेल डिवीजन के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है, और अल्टीमेटली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जा रहा है, ठीक है। सेल साइकिल भले ही क्या है, सेल डिवीजन समझना, सेल ग्रोथ है, यानी कि हम कह रहे हैं कि उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का इंक्रीज हम लोगों ने देखा था। सेल ग्रोथ जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में जो इंक्रीज होता है वो भले ही कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, समझो कि डीएनए वो खा रहा है, बड़ा हुए जा रहा है, लेकिन उसका डीएनए सिंथेसिस जो है सिर्फ एक ही स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है। सेल साइकिल के एक ही स्पेसिफिक स्टेज में ही डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है। मतलब समझना कि मैं बोल रहा हूं कि सेल साइकिल या सेल ग्रोथ है, सेल ग्रो कंटिन्यूअसली कर रहा है, बड़ा हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, ये पूरा साइकिल में, लेकिन सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक फेज में जिसे हम एस फेज कहते हैं या सिंथेसिस फेज कहते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे उस चीज को, उसमें ही क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है या डीएनए का क्या होता है, अमाउंट डबल होता है, ठीक है। तो ये चीज देखना। तो अगर मैं बात करूं फेजेस ऑफ सेल साइकिल की, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं बात करूं फेजेस ऑफ सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल में फेजेस ऑफ सेल साइकिल, अगर मैं बात करूं फेजेस ऑफ सेल साइकिल की, तो बेसिकली इसमें दो ही स्टेजेस होते हैं, ध्यान से, इसमें दो स्टेज होते हैं। एक स्टेज जिसमें सेल नहीं डिवाइड कर रहा होता है, इस फेज को हम इंटरफेज कहते हैं, और दूसरा वाला जो फेज है जिसे डिवीजन फेज कहते हैं, इसे डिवीजन या इसी को हम एम फेज भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं, एक हो गया हमारा इंटरफेज, दूसरा हो गया डिवीजन या इसी को हम क्या कह रहे हैं, एम फेज कहते हैं। तो इंटरफेज अब एक एक करके हमको पढ़ना है। एक्चुअली में इंटरफेज जो है वो है क्या, समझना इस चीज को। मान लो कोई भी सेल है, ये सेल है, ये क्या हुआ, डिवाइड हो गया, एक सेल बनाया, दो सेल